बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हालिया फ़ैसला आया है, इस हवाले से मुख्तलिफ़ चेमगोइयाँ सोशल मीडिया पे भी जारी हैं और हर कोई अपनी फ़हम व फ़रासत के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन करने की भी कोशिश कर रहा है। दो तबक़ात बन गए हैं। एक ये कहते हैं कि कानूनी तौर पर ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं की गई। दूसरा वो तबका है जो ये कहता है कि इसमें कादियानियों को गैर ज़रूरी तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवर देने की इंटेंशनल या अनइंटेंशनल कोशिश की गई है। ये दो मौक़िफ़ हैं जो इस वक्त जिसमें आलमोस्ट पूरी सोसाइटी डिवाइड हुई है। तो मैं बहैसियत वकील कानून के मुताबिक जो मैं इसको समझ सका हूँ वो से बयान करता हूँ। अलबत्ता इसमें आया कुरानियाँ जो इसमें लिखी गई हैं और कुछ के रेफरेंस दिए गए हैं, इस बारे में भी एक राय ये है कि ये इस मौका पर इन आयत की ताबीर व तशरीह जो है वो सही नहीं की गई और इन आयत की जो शान नुज़ूल है या जिस मकासद के लिए आई गई हैं वो यहाँ पर उनका देना बनता नहीं था। ये बात भी बड़ी माकूल है, लेकिन इस बात में बारे में राय देना ये उलमा इकराम का काम है और जो दीनी उलूम के माहिरीन हैं उनका ये काम है। मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के और एक लीगल प्रैक्टिशनर होने के हवाले से जो मेरा शोबा है उसके हवाले से मैं बात करूँगा। और ये मेरी एक लिहाज से खुशकिस्मती है कि हमारे दोस्त हैं चौधरी बशारत साहब यहाँ मौजूद भी हैं। एक कुरान करीम की तौहीन पर मबनी तर्जमे की रिट हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल की हुई है, जिस पर डायरेक्शन हुई है और कुरान बोर्ड ने उस पर हमारी बात की तायद में फ़ैसला भी दिया है। तो उस हवाले से बहैसियत वकील जब हम कोई इस तरह की रिट फ़ाइल करते हैं तो रेलिवेंट लॉज़ को देखने और पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये कुरान द पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 और द पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग रूल्स 2011, ये दोनों को पढ़ने और देखने का और नज़र से गुजारने का रिसेंटली मौका मिला है। इसलिए इस हवाले से जो गुफ्तगू की गई है मैं उसको बारे में थोड़ी थोड़ी वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि जो अहले इल्म हज़रात हैं या आमतुल मुस्लिमीन हैं, जो अवामुन्नास में जो कन्फ्यूजन है वो उसकी क्लैरिटी आ जाए। बाज़ लोग तो बड़े मुतशद्दिद हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब देखें जी, ये मौलवियों का काम ही ये है कि बात के पीछे पड़ जाते हैं और बात का बतंगड़ बना देते हैं। हकीकत में बात कुछ भी नहीं है और बड़ी शिद्दो मद के साथ वो इसे चला रहे हैं। एक तबका वो है और दूसरी तरफ वो भी तबका है कि जो उतनी शिद्दो मद के साथ इसकी तरदीद कर रहा है। तो मुझे बैन यानी ना तो मैं उस तबके की हिमायत करता हूँ ना उसकी करता हूँ। मैं जो इसमें वाज़े हैं, जो मैं समझ सका हूँ, जो इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं और जो इसमें कानूनी नकात हैं वो मैं उसको बयान कर देता हूँ। और इसके बग़ैर कि इसके कोई फ़ैसले पे तनकीद समझे या तारीफ़ समझे, ये उस पर छोड़ देता हूँ कि मेरी गुफ्तगू से वो क्या नतीजा अख़ज़ करता है, ये उसकी अपनी स्वाबदीद पर है। फिर ये है कि जब तक फ़ैसला पूरा पढ़ ना लिया जाए और उससे रेलिवेंट मवाद को देख ना लिया जाए तो कानूनी राय देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे थोड़ा सा तगोदो करके एक मुझे चालान की कापी, जिसे एक 173 की रिपोर्ट है वो मैंने हासिल की और FIR की कापी हासिल की। कंप्लीट चालान और उसके साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो ट्रायल कोर्ट में हैं, जो चिन्योट में है वो अभी अवेलेबल नहीं हो सकी। मुमकिन है ट्रायल के कागजात देखने के बाद जो अब मैं राय दे रहा हूँ उसमें कोई तरमीम व तब्दीली हो जाए, क्योंकि अभी मैंने नहीं देखी। अलबत्ता मैंने चालान देखा है और FIR भी देखी है। FIR में जो है वो बुनियादी तौर पर 3 बातें की गई हैं। 5 उसमें मुल्ज़मान नामज़द हैं और ये जो मुल्ज़म मुबारक सानी है ये उसमें नामज़द नहीं है, बाद में ततीमा बयान में से नामज़द किया गया है। 5 मुल्ज़मान का क्या हाल है, वो इश्तिहारी हैं या गिरफ़्तार कभी हुए हैं, इस बारे में भी मैं कोई रेलिवेंट या मतलब यकीन से कुछ नहीं कह सकता। इसमें जो क्रक्स ऑफ FIR है वो ये है कि बैन शुदा और तहरीफ शुदा कुरान पाक की तकसीम की गई, जिस पर साइल कहता है कि 298C 295B और कुरान एक्ट 2011 के तहत कार्रवाई की जाए। ये क्रक्स ऑफ FIR है, ये है इसमें एलिगेशन। और 2 इस हवाले से पिटिशंस जो है वो दायर की गई कादियानियों की तरफ से।
एक तो ये कि जो ये इसमें ऑफेंसेस लगाए गए हैं इनको डिलीट किया जाए, हज़फ किया जाए। दूसरा ये कि ज़मानत दी जाए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने दोनों को कंसोलिडेट करके इकट्ठा सुना और इकट्ठा इसका फैसला दिया। पहली जो है उसके बारे में जो डिलीशन ऑफ ऑफेंसेस की है, हज़फ करने के बारे में जो है, उसमें उन्होंने पहले वजाहत की कि 3 किस्म के ऑफेंस के तहत चार्ज किया गया है, और फिर उसका नतीजा ये निकाला कि FIR के मजमून से और जो चालान है उसके मजमून से इन ऑफेंसेस का पाया जाना नहीं साबित होता, यानी मेड ऑफेंसेस मेड आउट ही नहीं होते। तो ये बात अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखी जाए तो किसी हद तक ये बात ठीक है, क्योंकि FIR में भी ये तो लिखा हुआ है कि तहरीफ शुदा कुरान, लेकिन तहरीफात क्या 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 हुई हैं वो नहीं लिखा हुआ, एक बात। दूसरी बात है कि जो चालान है उसमें वो जो तफ्तीशी ऑफिसर साहब हैं वो लिखते हैं कि मुल्ज़म मज़कूर से बरामदी तफसीर सगीर की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, तो बाद तकमील 5 यौम रिमांड जिस्मानी जनाब जज साहब ने मुल्ज़िम मज़कूरा को हवालात जुडिशल फरमा दिया। मतलब ये कि कहते हैं कि 5 दिन का हमने रिमांड लिया था, उसके बाद वो जुडिशल हो गया तो हम उसे बरामदगी कर नहीं सके। तो जब बरामदगी नहीं हो सकी तो इस लिहाज से ये अखज़ किया गया कि मवाद मौजूद नहीं है। लेकिन जो बात इसमें ख़ास तौर पर की गई है अमेंडमेंट के हवाले से, कि अमेंडमेंट जो है वो 2021 में आई और ऑफेंस 2019 में हुआ, तो इसकी बात की वजाहत करना ज़रूरी है। इसमें तो दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और रूटीन से हटकर रिलीफ देने की कोशिश की गई। मैं ये नहीं कहता कि उनकी डोमेन या उनके इख्तियारात नहीं थे। एक कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ लॉ। हम जब कोई अदालत में खड़े होकर कोई बात करते हैं तो हमें फ़ौरन कहा जाता है कि मिस्टर कौंसल काइंडली रीड योर प्रेयर। क्या आपने तो बात प्रेयर में नहीं की? जो प्रेयर है उसको पढ़ें पहले। तो उनकी प्रेयर थी डिसीशन की हद तक। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सिर्फ ये देखना था ऑफेंस बनते हैं कि नहीं बनते, और यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती। यही उनकी प्रेयर थी, यही जज ने खुद लिखा है कि वो इसलिए उन्होंने दायर की। उन्होंने उनके आइनी हकूक़ के बारे में ना तो कोई प्रेयर की गई थी, ना उन्होंने वो मांगी थी, और ना ही क्रिमिनल पिटीशन के अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। वो चीज़ें होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में, उसके लिए आइनी दरख्वास्त दायर होती है। ये थी क्रिमिनल पिटीशन जिसमें उस क्राइम्स की हद तक ये अदालत ने देखना था। लेकिन अदालत ने बड़ी वसीउल कल्बी से न जाने किसको फ़ायदा देने के लिए उन बातों को भी डिस्कस कर दिया जिनको यहाँ करना बनता नहीं था और करना चाहिए भी नहीं था। और ये एक खामखा मुल्ज़म को अपनी ज़रूरत से बढ़कर फेवर देने की बात है। अदालत ने ये किया है कि कुछ कहा भी नहीं, सब कह भी गए, और कुछ कहते कहते रह भी गए। कुछ कहा नहीं लेकिन कह सब कुछ गए। हुआ ये कि मैं पहले इस तरफ आता हूँ कि क्या अमेंडमेंट से पहले ये ऑफेंस नहीं होता। तो इस हवाले से मैं 2 बातें कैटेगोरिकली करना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट है यह आया 30 जून 2011 को पास हुआ, और इसमें सेक्शन 6 मौजूद है जिसकी वायलेशन पर सेक्शन 9 की उसमें सज़ा है जो 7 साल और कम से कम 3 साल है। फिर 2021 में जाके इसमें अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट के बाद जो है इसमें सेक्शन 7 और 9A1 का इजाफा किया गया। सेक्शन 7 है तर्जुमे में तारीफ, गलत तर्जुमा यानी सियाको सबाक से हटकर या इस्लामी अकायद के ख़िलाफ़ तर्जुमा करने पर सेक्शन 7 इंसर्ट की गई, और सेक्शन 7 जब इंसर्ट की गई तो उसकी सज़ा फिर सेक्शन 9(1)A में दी गई जो कि उम्र कैद है। ये बाद में आई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे पहले कुरान एक्ट की कोई दफ़ा इसमें अट्रैक्ट होती थी कि नहीं होती थी? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सेक्शन 6 भी अट्रैक्ट होती है, और दूसरा इसमें रूल 11 भी अट्रैक्ट होता है। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इस कानून की या रूल की किसी भी प्रोविज़न की कंट्रावेंशन की जाए, खिलाफ वर्जी की जाए तो सेक्शन 9 के तहत सज़ा दी जा सकती है। अब इस किताब का या पब्लिशर का कानून के मुताबिक
रजिस्टर्ड होना ज़रूरी था। जब वो कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो इस एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई। जब एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी तो सेक्शन 9 के डोमेन में आ गया और फिर उसको 7 और 5 साल की, जो 7 और 3 साल की सजाएं उसके डोमेन में फाल कर गया। तो लिहाजा ये कहना कि इस पर कोई 2000 कुरान एक्ट की, जिसे उर्फ़ में कुरान एक्ट कहा जाता है, द होली कुरान रिकॉर्डिंग एंड प्रिंटिंग एक्ट 2011, उसकी कोई सेक्शन इसमें लागू ही नहीं होती। तो ये फेस ऑफ रिकॉर्ड से और कानून को पढ़कर जो मैंने हवाला दिया है ये आप पढ़ सकते हैं, ये उसमें लागू होती थी और की जानी चाहिए थी। तो इस चीज़ को ओवरलुक किया जनाब चीफ जस्टिस साहब ने। और दूसरी बात कि अमूमी तौर पर इस तरह के मामलात में 99.9% मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि डायरेक्शन दी जाती है ट्रायल कोर्ट को कि वो इन मामले को देखे और ऑफेंसेस अगर नहीं बनते तो उसको डिलीट कर दे। लेकिन ये फरीज़ा भी जो ट्रायल कोर्ट का था वो चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही अदा कर दिया। और अमूमन जब हम अदालतों में बात करते हैं तो जज साहिबान कहते हैं कि क्या हम ट्रायल कोर्ट हैं? यानी जब उनसे कोई ऐसी बात की जाए फैक्ट्स की तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं, आईनी अदालतें कहती है कि हम कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये फैक्ट्स की बातें नीचे जाके करें। तो बिल्कुल मैंने ही ये फैक्ट्स की बात थी और जो ट्रायल कोर्ट में ही डिस्कस होनी चाहिए थी। अगर ये मामला आ गया था तो डायरेक्शन दे के नीचे भेज देते और ट्रायल कोर्ट इसको देख लेती कि बनती है कि नहीं बनती। यही यहाँ प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस से हटकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये मामला किया गया जो कि अमूमन नहीं होता, इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। अब इसमें जो लोग ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कोई इसमें एरर नहीं किया, और वो भी मेरी इस बात पे ज़रूर गौर करें कि ये प्रैक्टिस से हटकर है कि नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ जिसमें वो पुलिस ने काफ़ी हद तक केस ख़राब किया जिस तरह के मामलात में होता है। अमूमन पुलिस पहले तो ये इस तरह के मामलात में पर्चा करती नहीं है। खुद ये जो साइल हैं, जो मुस्तगीस हैं, मुकदमा है, मुद्दई हैं, ये बेचारे 2019 से लगे हुए थे और जाके 22 में उनकी FIR हुई। यानी 3 साल की एफर्ट्स के बाद वो FIR करने में कामयाब हुए। हालांकि बादियों नज़र में तो जुर्म पहले ही दिन बन रहा था, उन्होंने नहीं की। हर जगह इवन देन IG तक वो गए और IG के खिलाफ रेट फाइल की, फिर ये पर्चा हुआ। और जब पर्चा हुआ तो फिर पुलिस ऐसे मामलात में तफ्तीश करना ही नहीं चाहती। ये मैं चूँकि ये केसेस डील करता हूँ, मुझे इसका ज़ाती तौर पर बड़ा तजर्बा है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन वाले जो जितने भी पर्चे हैं इसमें पुलिस की 99% कोशिश ये होती है कि वो तफ्तीश ना करें। अगर करें तो केस को ख़राब करने, मुलज़िम को फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। ये इम्प्लाइडली उनको कोई इंस्ट्रक्शन है या उनकी ऐसी मेंटेलिटी है या किसी दीन दुश्मन लोगों से उनके मामला तय हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन करती नहीं है। इस केस में भी यही हुआ कि पुलिस ने नाकिस तफ्तीश की है। अगर वो उसने जुडिशल कर भी दिया था तो पुलिस के पास इख्तियार है कि उसे जेल से दोबारा निकाल के दोबारा इंटेरोगेशन कर सकती थी और जेल से ला के भी इंटेरोगेशन की जा सकती है। ये आम प्रैक्टिस है। तो ये उज़र देना तफ्तीशी अफसर का जी चूँकि जुडिशल कर दिया जाके रिकवरी नहीं हो सकी, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। जेल से ला के दोबारा भी रिकवरी की जा सकती है और 99% ये होता है मुलज़म जेल चला जाता है, जेल से दोबारा लाते हैं, फिर उसे रिकवरी कराते हैं। हम क्रिमिनल का ट्रायल करते हैं, इसमें यही प्रैक्टिस है कि रिकवरियाँ बाद में इफेक्ट की जाती हैं जब बंदा जेल में होता है। उसको ला के तफ्तीशी जाता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, उसे लेके आता है और फिर रिकवरी करके इफेक्ट करके उसकी मीमू ऑफ पोजेशन या फर्द मकबूजगी बन जाती है। इस केस में यह नहीं हुआ। और मज़ीद इसमें यह है कि जो आर्टिकल्स इसमें डिस्कस किए गए हैं आइन के, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई है कि गोया कादियानी भी कोई मज़हब है। ये सबसे बड़ा जो जुल्म है इस फैसले में, मैं ये समझता हूँ, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है वो यही है। बात यह है कि मोटी सी बात है कि एक होता है कानून का बागी और दूसरा ये होता है दीन का बागी। तो बागी कोई भी हो, उसके राइट्स नहीं होते। तो जो कादियानी हैं वो आइन के भी बागी हैं और दीन के भी बागी हैं। इन्हें किसी भी सूरत पर मज़हब नहीं कहा जा सकता। और मज़हब जो होता है उसकी अपनी तालीमात होती हैं, अपना कोड ऑफ वर्शिप होता है, उसकी इबादत का अपना अंदाज़ होता है। तो कादियानियों को किसी भी सूरत मज़हब की तारीफ़ में नहीं लाया जा सकता। सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि उनको मज़हब को जो राइट्स हासिल हैं
या मुख्तलिफ मज़ाहिब को जो हासिल हैं उनका हवाला दिया गया है, और जिससे ये तासुर देने की कोशिश की है कि कादियानी भी गोया कि एक मज़हब है और उस मज़हब के लोगों को अपने इदारे बनाने, किताबें छापने के तमाम इख्तियारात हासिल हैं। ये कहा नहीं गया उसमें कि कादियानी एक मज़हब है, लेकिन ये फैसले में नहीं लिखा हुआ। इससे कोई ये ना समझे कि जी ये बात तो वहाँ नहीं लिखी, वहाँ लिखी नहीं है कि कादियानी एक मज़हब है। लेकिन जो मज़हब के बारे में जो आर्टिकल्स हैं, जो मज़हब के बारे में फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इस पिटीशन में बयान किया गया है, और ये पिटीशन कादियानी की थी, तो उसमें ये बयान करके ये सारे जब कोई जज मुख्तलिफ लॉ का रेफरेंस देता है और आखिर में आके वो रिलीफ देता है, तो ये एज्यूम किया जाता है कि इन जो रेफरेंसेस दिए गए थे वो इस मुल्ज़म को फेवर करते हैं, इस वजह से इसे रिलीफ दिया गया है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स का हवाला देने के बाद जो रिलीफ दिया गया है, उससे ये समझने में कोई दूसरी राय नहीं है कि ये सारी राय जज साहब के ज़हन में ये था कि जितने आर्टिकल्स हैं ये सब के सब जो है सपोर्ट करते हैं और राइट्स देते हैं कादियानियों को भी, अगरचे ये कैटेगोरिकली नहीं लिखा गया, लेकिन इनको बयान करने से यही तासुर मिलता है। तो ये ऐसी बात है कि जिसको समझने की ज़रूरत है, और बादियों नज़र में जो भी ये पढ़ेगा फ़ौरन इस बात को समझ जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह कि जो आखिर में उन्होंने एक बात की है कि आज बल्कि कुछ वजाहत आई है, मैंने पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। पहली तो मैं ये बात अर्ज करूँ कि अगर इसमें कोई गलती ही नहीं है, खामी ही नहीं है और बिल्कुल ठीक है, तो फिर वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वजाहत दी गई है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये बात नोट की गई है कि कुछ एरर्स या गलतियाँ हुई हैं, और जिसकी वजह से वजाहत देने की ज़रूरत पेश आई है। और आखिरी बात ये, उसमें वजाहत में लिखा गया है कि जी अगर इसमें कोई गलती है तो कोई भी शहरी या जो मुतासरा शख्स है जिसको एतराज़ है आके रिव्यू फाइल कर दे, और रिव्यू फाइल करने से हमने किसी को नहीं रोका, हमने ना रिव्यू लेने से इनकार किया है। बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि रिव्यू कोई फाइल करे तो आप एंटरटेन करेंगे, सुनेंगे, और फिर रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्कोप है। ये लॉज के अंदर लिखा हुआ है, फैसलों के अंदर लिखा हुआ है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस साहब कि एक ऐसी बात आपने की है जिससे पूरी उम्मत और पूरी कौम के अंदर हिजान पैदा हुआ है, तो आपके पास खुद अपने फैसले को रिव्यू करने का इख्तियार हासिल है। आप जज के, कोई भी जज, इवन सिविल जज भी हो, वो अपने एरर्स को दुरुस्त खुद कर सकता है। यानी आपके पास इख्तियार है कि आप खुद अपनी बात को रिव्यू कर लें। तो आप इस बात का क्यों इंतजार करते हैं कि दूसरा रिव्यू फाइल करे, फिर आप उसको सुने और फिर आप उसको झाड़ पिलाने के बाद कहेंगे जी मेरे को फैसले में कोई गलती नहीं है, या फिर आप कहेंगे जी मुझे अब गलती का पता चला है। तो आप जब वजाहत दे रहे हैं तो इस बात की ये अलामत है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। लिहाजा मेरी आप गुजारिश और सबमिशन यह है कि इस चीज़ को अगर अदालत उज़्मा ये समझ रही है और कौम के जज्बात उस तक पहुँच रहे हैं, और ये सारी बातें अगर वो समझती है कि कुछ एरर हुआ है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देने की इंटेंशनल या अनइंटेंशनल कोशिश की गई है, तो बहरहाल इसको खुद रिव्यू कर देना चाहिए। मुल्की हालात और कौम ऐसे हालात के मुतहम्मिल नहीं हो सकती, तो कौम पे रहम करें। और ये जो फैसला लिखा है इसमें आपने उसको ज़मानत दे दी, इस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा। भी ज़मानत बनती थी तो सारे मुल्ज़मान की ज़मानत होती। आपने जो दफ़ात ख़त्म की, और दफ़ात ख़त्म करने के लिए जिन आइन के आर्टिकल्स का सहारा और हवाला दिया, ये बात काबिल एतराज़ है। इस हद तक जो है ना, आप बाकी रह के 5,000 में ज़मानत क्यों दी, ये भी आपका इख्तियार है। 5 लाख लें, 5 रुपए लें, या आप जैसे मुतमईन होते हैं आप छोड़ दें, आपको कौन मना करता है। लेकिन जो डिलीशन वाली पिटीशन है उसमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है, और फिर मवाद को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, कानून को भी, रूल्स को भी और मवाद को भी, मटीरियल को भी, कि कहीं पर वो फैक्ट्स की बात है, और फैक्ट्स के बारे में अदालतें ये कहती हैं कि जो फैक्ट्स हैं इट कैन नॉट बी डिटर्मन विदाउट रिकॉर्डिंग बाय एविडेंस। यानी हर फैक्ट जो है वो एविडेंस पे उसको डिटर्मन किया जाता है। कि जो भी फैक्ट्स हैं, जहां भी फैक्ट्स की बात हुई आईनी पिटीशन उठा के बाहर फेंक देते हैं। भाई ये तो फैक्ट्स की बात है, जाओ ट्रायल कोर्ट में, वहां जाके शहादत दो, साबित करो कि ऐसा होता है कि नहीं होता। ये रोज हम फेस करते हैं। वेरी एस्टॉनिशिंग, हैरत अंगेज कि यहाँ इस मामले को जो रोज हमारे मुंह पे अदालतें पिटीशन उठा के फेंकती हैं कि जनाब ये फैक्ट्स की बात है, आपने हमें ट्रायल कोर्ट समझा हुआ है। कोई हाई कोर्ट जज कहते हैं जी आपने हमें मजिस्ट्रेट कोर्ट समझा हुआ है, क्या फैक्ट्स की बातें करने बैठ गए, आइन की बात करें, कानून की बात करें। तो यहाँ तो ये फैक्ट्स का मामला है, फैक्ट्स देखे जाएंगे, शहादत देखी जाएगी, मटेरियल देखा जाएगा कि बनती है कि नहीं बनती। जनाब ने आइन का हवाला दिया है और आइन का हवाला देकर दफात भी उड़ा दिया है। वाह सुभान अल्लाह।
तो ये जो है ना, मतलब बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर ऐसा हुआ है। रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, तसी होनी चाहिए, दुरुस्तगी होनी चाहिए, मेरी ये गुजारिश है। आखिर में मेरी जो गुफ्तगू है, अगर कोई लॉ नोइंग पर्सन समझे ये कि ये मैंने कानून के ख़िलाफ़ या आइन के ख़िलाफ़ या किसी अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ बात की है, मेरा नाम एहसान अली आरिफ एडवोकेट है और 0316416995 मेरा नंबर है। मुझे वो बताए कि आपने जी फ़लाँ अदालती फ़ैसले या फ़लाँ कानून के ख़िलाफ़ बात की है, तो मैं उसकी वजाहत देने या उसे रुजू करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर बात मबनी बर हक़ है और रूटीन प्रैक्टिस और अदालती जो प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक है, तो फिर वो लोग जो शद्दो मद के साथ इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि चीफ साहब ने तो कोई गलती नहीं की, फैसला तो कानून के मुताबिक है, उनके मैं ज़रूर ये बात अर्ज़ करूँगा कि कुरान एक्ट की सेक्शन 6 पढ़ लें, रूल 7 सब रूल 11 का मुताला कर लें, और फिर अगर उन्होंने चालान पढ़ा है तो वो, और उन्होंने चार्जशीट पढ़ी है, तो फिर मुझे बताएं कि चार्जशीट और चालान के अंदर ये ऑफेंसेस नहीं बनते, तो फिर बात की जा सकती है। ज़्यादातर लोग ना तो उन्होंने ट्रायल की फ़ाइल देखी है, ना फैक्ट्स देखे हैं, ना फ़र्द मकबूजगी देखी है, ना तफ्तीश के पूरी तरह गौर किया है, वो फिर राय दे रहे हैं, तो ये ज़्यादती है। मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, जब तक आप पूरी तरह मटेरियल देख ना लें तो उसमें राय देना मुनासिब नहीं होगा। जो मैंने देखा है मटेरियल उसके मुताबिक बात की है, मैं अपनी हर बात का जवाबदेह हूँ। बंडल ऑफ थैंक्स। मैंने सिर्फ इस नीयत के साथ कि शायद इससे अब हम दूर हो और कौम का, उम्मत का भला हो, मैंने बात रिकॉर्ड कराई है, वरना मुझे इस तरह के फैसले रोज़ होते रहते हैं, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बात रिकॉर्ड नेक नीयत से की गई है। मेरा नंबर भी बता दिया, नाम भी, कोई भी वजाहत लेना चाहे तो आई एम रेडी टू डिफाइन। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स।